A session titled A Dramatic Presentation of the Stories of Manto and Intizar Hussain by Faryal Ali Gohar. The chair is Intizar Hussain and the moderator is Asghar Nadeem Syed. Please switch off your mobile phones or put them on the silent mode. There will be a question and answer session at the end of the discussion. We would appreciate if complete silence is observed while the session is in progress. While the question and answer session is in progress, please keep your questions short and precise and refrain from making a statement. Please raise your hands and the microphone will be brought to you. असगर नदीम सैयद पाकिस्तान के मशहूर राइटर्स में से एक हैं। वो अब तक कई ड्रामा सीरियल्स, शॉर्ट स्टोरीज़ और अखबारी कॉलम्स लिख चुके हैं। उनके मशहूर टीवी सीरियल्स हवाएं, चांद गिरहन, निजात, गुलाम गर्दिश और प्यास हैं। असगर नदीम सैयद। कहता हूँ जिसकी सदारत जनाब इंतज़ार हुसैन इस वक्त अजीम फिक्शन राइटर, उनसे गुजारिश है कि वो फरियाल अली गौहर के साथ ये सेशन है, तशरीफ ला चुकी हैं। आज वो दो कहानियाँ पेश करेंगी, एक सादत हसन मंटो की है और एक इंतज़ार हुसैन की। फरियाल अली गौहर के बहुत सारे हवाले हैं, डायरेक्टर हैं, परफॉर्मर हैं, सोशल और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के पस मंज़र में उनकी किताबें और उसके साथ साथ उनका जो असल हवाला पॉलिटिकल इकोनॉमी पे जो उनका काम है और हेरिटेज मैनेजमेंट के हवाले से, जिसमें रेस्टोरेशन और हेरिटेज की एक पूरी जो प्रिजर्वेशन है या उसके साथ एक जो उसकी लेगेसी को बचाने के लिए जो कोशिशें वो करती हैं वो कई सतह पर मौजूद हैं। आपकी डॉक्यूमेंट्रीज़ मौजूद हैं। पहली डॉक्यूमेंट्री टिब्बी गली जो पहली बार डिजिटल टेक्नोलॉजी पे बनाई गई और बहुत अपलॉज उसको मिला। फरियाल अली गौहर के और हवाले टेलीविज़न है और फिल्म है और बहुत सारी चीज़ें। तो वो आज आप उनका एक और जेहत आपके सामने आएगी कि किस तरीके से फ़िक्शन को और उनकी बिटवीन द लाइंस उसके मीनिंग को किस तरह वो पोर्ट्रे करती हैं, किस तरह से वो सामने लाती हैं। तो मैं इंतज़ार हुसैन साहब का मशकूर हूँ कि वो सदारत फरमा रहे हैं। उनकी चूँकि कहानी भी इसमें है। इंतज़ार हुसैन तो आपके सामने है कि अजीम फ़िक्शन राइटर हैं, नावल, अफसाना, नसर, कॉलम और उसके साथ साथ इस वक्त उर्दू ज़ुबान के सबसे बड़े फ़िक्शन राइटर का एजाज़ है उनके पास। आपको फ्रांस की हुकूमत में सबसे बड़ा एजाज़ नवाजा। लाहौर में उनके एम्बेसडर ने आकर उस तकरीब में वो एजाज़ इंतज़ार हुसैन को दिया और पहले उर्दू के फ़िक्शन राइटर जिनको बुकर अवार्ड के लिए नामज़द किया गया। तो ये बहुत सारे हमारे लिए एजाज़ात हैं, पाकिस्तानियों के लिए, उर्दू पढ़ने वालों के लिए। तो इंतज़ार हुसैन से भी हम बातें करेंगे। जब इन दो कहानियों के बीच में हमें एक वक्फ़ा मिलेगा तो हम इंतज़ार हुसैन से बात करेंगे। तो मैं फरियाल अली गौहर से इल्तमास करता हूँ कि वो पहली कहानी आपके सामने पेश करें। प्लीज़ माइक चेंज कर दे। यस, ठीक है। शुक्रिया सैयद साहब। आपको आवाज़ आ रही है पीछे तक?
आई एम फाइन, थैंक यू इलियास साहब। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अमीना सैयद और उनकी टीम का, दो चीज़ों के लिए। एक तो कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इतनी अजीम हस्तियों में बैठ सकती हूँ, और दूसरा कि कराची शहर के लिए और बाकी इस ज़ख्मी मुल्क के लिए ये एक मरहम उन्होंने हमारे लिए पेश किया है, ताकि हमें थोड़ा सा सुकून मिले, थोड़ा सा कुछ बेहतर चीज़ों की तरफ या बेहतर चीज़ों की तरफ सोचने का मौका मिले, और घुल मिलकर हम दोबारा से इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि बहुत सा हो चुका है जिससे हम लोग शायद एक दूसरे को अब पहचान नहीं रहे। मैं उर्दू बहुत बुरी बोलती हूँ, मेरी मादरी ज़बान पता नहीं क्या है, गुजराती, अफ्रीकान्स, फ़ारसी, पंजाबी घर में तो भी बोली जाती है, कुछ पश्तो, लेकिन उर्दू की जो खूबसूरती है वो इंतज़ार साहब और सैयद साहब अपने काम में पेश कर चुके हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उसको मैं किसी तरह से आपकी तरफ बेहतर अंदाज से पेश करूँ, जितना मैं कर सकूँ। ये सिलसिला मैंने अभी ही शुरू किया है, महीना पहले, कि कराची के उन स्कूल्स में जिनको हम अंडर प्रिविलेज्ड कहते हैं, वहाँ मैं बच्चों में अच्छा अदब उसका तारुफ़ करूं। और मैं बिल्कुल भी ना अदीब हूँ ना अदब की स्टूडेंट हूँ, लेकिन इंतज़ार साहब का मुझे पता था। तो उनकी ये कहानी शहर अफ़सोस की जो एक कलेक्शन है, उसमें से मैंने इसलिए चुनी कि एक तो मुख्तसर थी, और दूसरी बात ये थी कि उसका ताल्लुक़ आज से बहुत गहरा है। और मैं हैरान हो गई कि उन्होंने जब ये लिखी, उस पर फिर बात सैयद साहब करवाएंगे इंतज़ार साहब से। मेरा बस इतना काम है कि जैसे ही हम थोड़ा सा सेटल हो जाते हैं, मेरे ख़्याल में अगर बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए तो बेहतर होगा। आपकी इजाज़त से इंतज़ार साहब, सैयद साहब। वो और मैं, अब उस मेज़ पर बस चाय के बासी बर्तन थे और भुजे हुए सिगरेटों के टुकड़े। सिगरेट की राख कुछ मेज़ पर बिखरी हुई, कुछ एशट्रे में पड़ी हुई। उसने मेज़ का जायज़ा लिया, फिर काउंटर पर गया। मैनेजर से पूछा, वो जीने के बराबर वाली जो मेज़ है, इस पर एक शख्स बैठा था, वो चला गया? मैनेजर ने जीने की बराबर वाली मेज़ पर, जो काउंटर से खासे फासले पर थी, एक नज़र डाली, फिर बोला, मुझे तो ध्यान नहीं वहाँ कौन सा बैठे थे। अजीब बात है, वो हड़बड़ाया। मैं बाथरूम गया हूँ, वापस आकर देखा तो गायब। आपके साथ था? मैनेजर ने सवाल किया। नहीं। आप उससे जानते थे? मैं उसे, उस मनहूस सूरत आदमी को? नहीं, उसने नफरत भरे लहजे में कहा। और फिर क्या मसला है? मसला तो कोई नहीं है, फिर भी बस मुझे उस पर कुछ शक है। ये सुनकर मैनेजर कुछ सोच में पड़ गया। उसने सिद्दीक बेरे को, जो कि दरमियान में पड़ी हुई मेज़ को साफ कर रहा था, आवाज़ दी, सिद्दीक। जब सिद्दीक करीब आया तो पूछा, उस कोने वाले मेज़ पर कौन सा बेरा है? सिद्दीक ने जीने के पास वाली मेज़ पर नज़र डाली, बोला, उस पर तो अकबर है। कहाँ है अकबर? मार्केट क्या है? मैनेजर उससे मुखातिब हुआ, अकबर आ जाए, उससे पता होगा। ऐसे क्या शक हुआ आपको? बस यूं ही कुछ शक सा था।
उसने टालते हुए कहा और काउंटर से चलने लगा था कि मजीद ने उसे आवाज दी, जायदी जायदी क्या किस्सा है भाई? किस्सा कुछ भी नहीं। वो मजीद की तरफ बढ़ते हुए बोला, कुछ अजीब बात है। अरे क्या? मजीद ने तजस्सुस आमेज लहजे में पूछा और साथ ही उसे बैठने को कहा। वो कुर्सी घसीट कर बैठा और बोला, वो जीने के करीब जो मेज है वहां वो एक शख्स बैठा था, तुमने देखा था उसे? मजीद ने मुड़कर जीने के करीब वाली खाली मेज पर नजर डाली। नहीं यार, मैंने तो उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कौन था वो? जाने कौन था? मुझे तो वो गलत ही आदमी नजर आता था। मैं बाथरूम गया हूं, वापस आया तो गायब। मजीद ने सोचा, फिर कहा, अच्छा, लेकिन अगर वो जाता तो आखिर इसी दरवाजे से जाता और मैं यहां बैठा हूं, मैंने किसी को जाते हुए नहीं देखा। तो फिर तो ये बहुत ही अजीब बात हुई। हाँ, वाकई अगर वहां कोई था और अब नहीं है तो अजीब सी बात है। और इस वक्त तो ऐसा रश भी नहीं। मजीद के ये कहने पर उसने इर्द गिर्द की खाली मेज़ों पर नज़र डाली और बोला, हाँ वाकई इस वक्त तो ऐसा रश भी नहीं है। ओ छोड़ो यार, होगा कोई, तुम चाय पियो। मजीद ने खाली रखी हुई प्याली में चाय बनाई और उसके आगे सरका दी। उसने चाय पी, इधर उधर की बातें की, फिर कहने लगा, बाज़ सूरतें अजीब होती हैं कि आदमी को शक में डाल देती हैं। फिर जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा वाक़या हो चुका है। क्या? बस ऐसा ही, और इसी रेस्तोरां में। ये जंग के दिनों की बात है। काउंटर के बराबर वाली जो मेज़ है ना, वहाँ एक शख्स बैठा था, अरबों वाला लिबास पहने हुए, घनी दाढ़ी, मूछें और पट्टे रखे हुए। मगर पता नहीं क्यों वो आदमी मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने एक दफा उसे गौर से जो देखा तो क्या देखता हूं कि उसकी लबें तरशी हुई नहीं है। मेरा माथा ठनका। सोचा कि यह शख्स तो मुसलमान ही नहीं हो सकता। यही सोचते सोचते मैंने सामने मेज पर पड़े हुए अखबार उठाए, उन्हें उलटने पलटने लगा। नजर उठाकर जो देखा तो वो गायब। मैं चौंका, लपक कर बाहर निकला। क्या देखता हूं कि तेज कदम उठाते हुए मार्केट की तरफ जा रहा है। मैं भी तेज तेज उसके पीछे चला, मगर मार्केट में दाखिल होते होते वो नजरों से ओझल हो गया। इधर देखा उधर देखा, कहीं दिखाई ना दिया। या अल्लाह, आदमी था या छलावा। खैर, मार्केट से निकला, सूंघता सूंघता एक गली में निकल गया। यकायक मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई आ रहा है और जैसे कुछ खुसर फुसर हो रही है। मैंने मुड़कर देखा। क्या देखता हूं कि एक टोली मेरे पीछे लगी हुई है। कुछ बच्चे, कुछ बड़े और वही आदमी। घनी दाढ़ी, मूछें, मगर लबें बढ़ी हुई। अब मैं आगे आगे और वो मेरे पीछे पीछे। मगर फिर मैंने मुड़कर नहीं देखा। मोड़ जो आया तो जल्दी से मुड़कर एक गली में सटक गया। मजीद ने उसे हैरत से देखा और कहा, अरे मगर पहले तो तुम उसका ताक़ुब कर रहे थे। हाँ, मगर अब वो मेरा ताक़ुब कर रहा था। मजीद खिलखिलाकर हंसा। कभी कभी यूं भी होता है। हाँ, कभी कभी यूं भी होता है। और वो तो जंग का जमाना था।
पता नहीं तुम्हारा तजर्बा क्या है, मुझे तो इन दिनों यूं लगता है जैसे अचानक कुछ अजनबी चेहरे हमारे दरमियान दाखिल हो गए हैं। मजीद, जो अभी तक हंस रहा था, ये सुनकर कुछ संजीदा हो गया। कहने लगा, उस वक्त तो नहीं, मगर अब मुझे वाकई ऐसा ही महसूस होता है जैसे हम अजनबी और नामानूस चेहरों में घिर गए हैं। और ये कहते कहते मजीद के लहजे में एक तशवीश का रंग पैदा हो गया। ठीक कहते हो, मेरा भी यही एहसास है। मजीद फिर बोला, पहले तो हर आदमी को पहचानता था, मगर अब ऐसा घपला हुआ है कि कोई किसी को नहीं पहचानता। आखिर क्यों? बस धागा टूट गया है और हम बिखर गए हैं। मजीद चुप हो गया, वो भी चुप हो गया। दोनों खामोशी से चाय पीने लगे। उसका जहन फिर भटकने लगा। वो अजनबी जिसकी लबें तरशी हुई नहीं थीं, उसका मार्केट की तरफ जाना और ओझल हो जाना, मार्केट से गली में पीछे उठते हुए कदमों की हल्की आहट, सरगोशियाँ, कुछ बच्चे, कुछ बड़े, और वो अजनबी नामानूस चेहरा। ये बिल है जी। बिल? इसके ख्यालों का धागा अचानक टूट गया। ये कौन सा बिल? चाय का है, चाय का बिल ना, चाय। कौन सी चाय? अभी जब आप उस मेज पर बैठे थे ना। अकबर ने जीने वाली मेज की तरफ इशारा किया। वहां मैं बैठा था? उसने हैरत से अकबर को देखा। हाँ जी, आप ही। मैं? अच्छा, हाँ आप ही बैठे थे। अच्छा। उसने ये कहते कहते बिल अदा किया, फिर सकते में आ गया। कुछ खौफ, कुछ अफसुर्दगी, दबी हुई आवाज में बुड़बड़ाया, मुझे भी शक सा हुआ था। क्या? मजीद ने पूछा। यही कि वो कहीं मैं ही तो नहीं था। वाह वाह। बहुत शुक्रिया फरियाल अली गौहर। इंतज़ार हुसैन का अफसाना मैं और वो सुनाया आपने, और जिस अदायगी के साथ आपने उसके किरदारों को इंटरप्रेट किया और उन किरदारों के बतून में जो मानी थे उनको किस तरीके से आपने सामने लाए, वो सब ने मुलाहजा किया। इस अफसाने की फ़िज़ा और उसके हवाले से इंतज़ार हुसैन से बात अभी मैं करूँगा। पहले मैं इस अफसाने के हवाले से एक दो बात आपसे कर लूँ कि ये शहर अफसोस में से लिया गया। शहर अफसोस मजमुआ है उन अफसानों का जिसमें ख़ुद शहर अफसोस भी शामिल है। शहर अफसोस का अफसाना दरअसल मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी से मुतल्लिक़ है, और वो उस साने के फ़ौरन बाद लिखा गया, इंतज़ार साहब ने लिखा, और उस अफसाने की फ़िज़ा बिल्कुल एक अजीब सी मातमी फ़िज़ा में तब्दील हो जाती है उस अफसाने में, और किस तरीके से हमारा इज्तिमाई अलमिया बन के उभरता है वो अफसाना, उसी की एक कड़ी ये अफसाना भी है। इस अफसाने का मफ़हूम आप सब जानते हैं, जान चुके हैं, मुझे वो नहीं बताना, सिर्फ मुझे ये बताना है कि ये वो अफसाना है जो पाकिस्तान के बदलते हुए हालात में हर ज़माने में मानी दे जाता है। हम शुरू से अब तक एक शक की फ़िज़ा में, एक अजीब पुरअसरारियत में सफ़र करते आ रहे हैं, डरे सहमे हुए।
मसलन मुख्तलिफ मार्शल लॉ में हमें महसूस हुआ कोई है जो हमारी खबरगिरी कर रहा है, कोई हमारी मुखबरी कर रहा है, कोई खुफिया का आदमी है जो कहीं बैठा है किसी मेज़ पर। यह शक की फिजा मुसलसल हमारे साथ सफ़र करती हुई हमारी साइकी का हिस्सा बनी है, और उसी हवाले से ये अफसाना पाक टी हाउस से जन्म लिया। इस अफसाने में जब एक वक्त में ऐसा महसूस होता था कि कुछ लोग सफ़ेद कपड़ों में आते हैं, अयूब खां का मार्शल्ला देख लें या ज़ियाउल हक के मार्शल्ला तक आप आएँ तो हमें महसूस होता था कोई है जो आके बैठता है और फिर चला जाता है। अब उसको इंतज़ार साहब ने जिस तरीके से बयान किया है कि ऐसी फ़िज़ा में हर शख्स पे आपको शुबा होने लगता है कि यही वो आदमी है। अब इसको अफसाने को आज की सूरत हाल में रख के देखें तो आपको लगेगा कि हर अजनबी जो है खुदकुश हमलावर है, हर मोटरसाइकिल वाला टारगेट किलिंग करने के लिए निकला हुआ है, हालांकि वो शहरी है। तो ये जिन तारीखी हालात में से हम गुजरते हैं उसमें फिक्शन राइटर की अजमत यही है कि वो उसको जिस तरह पेश करता है तो वो एक वक्त के लिए नहीं होता, वो आने वाले वक्तों के लिए भी होता है। तो इंतज़ार साहब के अफसानों को जब हम उनकी जड़ें तलाश करते हैं तो कभी वो इस्लामी तारीख़ में मिलती हैं हमें, कभी वो हिंदू माइथोलॉजी में मिलती हैं, कभी हिंदुस्तानी सकाफ़तों में मिलती हैं, कभी अपनी सियासी सूरत हाल में मिलती हैं। तो एक बहुत बड़ी रेंज है जिसमें इंतज़ार हुसैन की कहानियाँ मुसलसल हमें कहीं से आगही दे रही हैं। तो इंतज़ार साहब आप इस अफसाने के हवाले से ख़ास तौर पर और इस मजमूई जो सूरत हाल है उसमें ये किस तरह मानी दे रहा है, इस पे हम आपके कमेंट्स लेंगे। नहीं, देखिए, अफसाना निगार से कभी ये नहीं पूछना चाहिए कि इस अफसाने का मतलब क्या है। नहीं, ये नहीं पूछा, ना शायर से ये पूछना चाहिए कि तुमने जो ये नज़्म लिखी है ये किस पस मंज़र में लिखी है और क्या इसके मानी बनते हैं। वो तो एक ये जो हमारा तख्लीक़ी अमल है उसका उसूल ये है कि जब हम मकाला लिखते हैं तो बाकायमी होश व हवास लिखते हैं, हमें पता होता है कि हम क्या लिख रहे हैं, हमारे जहन में मौजू होता है, तयन करते हैं। लेकिन जब हम शेर लिखते हैं या अफसाना लिखते हैं, अफसाना जो भी तख्लीक़ी काम करते हैं उसमें कुछ हमें पता होता है और बहुत कुछ पता नहीं होता। महज हमारा शऊर काम नहीं कर रहा होता, उसके पीछे जो हमारा गैर शऊर है, लाशऊर है, पता नहीं कौन कौन सी हमारी परतें हैं हमारे अंदर जो बरूए कार आती हैं तख्लीक़ी अमल में। तो इसलिए पूरे तरीक़े से कोई शायर अपने शेर का मतलब नहीं बता सकता। अब मुझे गालिब का एक शेर याद आ रहा है जो उन्होंने अपने दीवान से खारिज कर दिया था कि है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम या रब, हमने दश्ते इम्का को एक नक्शे पा पाया। अब ये गालिब के बड़े शहरों में गर्दाना जाता है और उसके बहुत मानी पड़ते हैं, लेकिन गालिब को ख़ुद पता नहीं था कि उसने क्या कहा है। उसने उसे बड़ी आसानी से कहा कि ये नक्शे पा और पाया क्या होता है, उन्हें कुछ महसूस हुआ और उन्होंने खारिज कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ा शायर जो होता है जब उसका ये हाल हो, या बड़ा अफसाना निगार हो जब उसका ये हाल हो, तो हम जैसे छोटे लिखने वाले हैं हम कैसे अपनी तशरीह कर सकते हैं। फिर ये कि ये जो तख्लीक़ी काम जो होता है हर आने वाली नस्ल जो है उसे एक दफ़ा पढ़ती है और उसके मानी मुतय्यन करती है अपने सियाक़ व सबाक़ में, अपने अहद के पस मंज़र में, अपने उलूम की जो फ़िदा होती है उसकी। तो लेकिन जब अगला ज़माना आता है तो वो अगली नस्ल और तरीक़े से पढ़ती है। तो आप देखिए उस वक्त से लेकर जब गालिब था तो उस वक्त साइंसी इजाज़ात इतनी नहीं हुई थी, उस वक्त शऊर और लाशऊर की तकसीम नहीं थी।
ये तो फ्राइड ने, युंग ने आकर बताया ना कि आदमी अंदर से क्या होता है। उस वक्त तक तो ये जो है आदमी के बातिन को उस तरीके से कुरेदा ही नहीं गया था, लेकिन शायर को पता होता है। वो कहते हैं कि दोस्तोयेवस्की ने जो नावल लिखे हैं, फ्राइड ने शायद ये बात कही है कि मैंने बहुत सी बातें उन नावलों को पढ़कर समझी। और दोस्तोयेवस्की 19वीं सदी का नावल निगार था और ये 20वीं सदी में सब कुछ, यानी नफ्सियात का जो कुछ हुआ है मामला। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि तख्लीक़ी काम जो होता है वो कारी उसे बेहतर समझता है अपने हवाले से, नक़ाद जो है वो बेहतर समझता है। लेकिन अच्छा, लॉरेंस का एक फ़िक्रा मुझे याद आया कि कहानीकार अगर कोई बात करे तो उसकी मत सुनो, सिर्फ उसकी कहानी को पढ़ो, उससे मत पूछो। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने लॉरेंस का जब ये बयान पढ़ा तो मैं उसका कायल हो गया। उस वक्त से मैंने तय किया कि मैं कभी अपने अफसाने के मानी नहीं बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा कि मेरे जहन में क्या था और मैंने क्या लिखा, क्योंकि जब मैं मानी बताऊंगा तो मैंने महदूद कर दिया उन मानों को। और तख्लीक़ी अमल जो होता है, तस्वीर हो, अफसाना हो, नावल हो, गज़ल हो, नज़्म हो, उनके मानी महदूद नहीं होते हैं, वो बदलते रहते हैं उसमें। तो जब मुसन्निफ़ उसका मानी बताएगा तो उसका मतलब ये है कि उसने दायरा खींच दिया कि सिर्फ ये मानी है। तो इसलिए मैं ये सही ये बात मैंने शुरू में जैसे की कि हर ज़माने में कारी उसका मफ़हूम मुतय्यन करता है और यही अफसाना आज की सूरत हाल में भी एक और जहत में मानी दे रहा है। और आगे भी जब तक कारी इसको जब अपने अपने पस मंज़र में पड़ेगा तो वो उसमें अपने, बल्कि इस पे मुझे बड़ा एक मार्केज़ का जुमला याद आ रहा है कि उसे किसी नकाद ने कहा कि आपका ये नावल हमें अधूरा महसूस होता है। तो मार्केज़ ने कहा वाकई ये अधूरा है, क्यों? कि इसे कारी ने मुकम्मल करना है, तो मफहूम तो कारी ने भी डालना है ना, तो मुकम्मल तो कारी से होगा वो। तो ये बात वही इंतज़ार साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताई कि किस तरीके से फ़िक्शन जो है अपनी परतें रखता है। और ख़ास तौर पर इंतज़ार साहब का फ़िक्शन, अब देखिए उनके अफसाने, आखिरी आदमी के जितने भी अफसाने हैं, ज़वाल की जो भी कैफियत वो बयान करते हैं। एक अफसाना देख ली, कायाकल्प। अब मुझे लगता है कि ये आज की कहानी है कि किस तरीके से हम तब्दील होते हैं, किस तरीके से हमारी कायाकल्प हो जाती है और हमें खुद उसका एहसास नहीं होता और एहसास-ए-ज़ियां भी नहीं होता। तो वो सारे मतालिब गूंजते हैं हर ज़माने के साथ साथ। तो ये बात इस अफसाने के साथ, और इसका इंतखाब भी फरियाल ने बहुत अच्छे तरीके से किया कि ये देखें उसके अंदर एक ड्रामाइयत और उसकी एक फ़िज़ा है जो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको पैदा किया। तो फरियाल, आप इस पे अगर कुछ कहना चाहें, कमेंट करना चाहें। मैं समझती हूँ मैं इस काबिल ही नहीं हूँ सैयद साहब, आप मुझे जानते हैं और इंतज़ार साहब नहीं भी जानते, लेकिन कुछ जानने को भी नहीं है तो कुछ कहने को भी नहीं है। मैं क्योंकि चाहती हूँ कि ऑडियंस की इंटरेक्शन का वक्त मिले, तो अगर आपकी इजाज़त से मैं अगली कहानी पढ़ लूँ। जी। अगर ये मुझ पर गिर ना जाए। और फिर आप लोगों के पास इंतज़ार साहब हैं, सैयद साहब हैं, मैं दरमियान में से हट जाऊंगी। सादत हसन मंटो की कहानी शहीद साज। मैं गुजरात काठियावाड़ का रहने वाला हूँ, जात का बनिया। अब पिछले बरस जब तकसीम हिंदुस्तान पर टंटना हुआ तो मैं बिल्कुल बेकार था। माफ कीजिए, मैंने अल्फाज टंटना इस्तेमाल किया। अरे इसका कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि उर्दू जबान में बाहर के अल्फाज आने ही चाहिए, चाहे वो गुजराती ही के क्यों ना हो।
मैं बिल्कुल बेकार था अने कोकेन का थोड़ा सा कारोबार चल रहा था जिससे कुछ आमदन की सूरत हो जाती थी। जब बंटवारा हुआ और इधर के आदमी उधर और उधर के आदमी इधर हजारों की तादाद में आने जाने लगे तो मैंने सोचा चलो पाकिस्तान चले, कोकेन का ना सही कोई और कारोबार शुरू कर दूंगा। चुनांचे वहां से चल पड़ा और रास्ते में मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे धंधे करता पाकिस्तान पहुंच गया। मैं तो चला ही इस नियत से था कि कोई मोटा कारोबार करूंगा। चुनांचे पाकिस्तान पहुंचते ही मैंने हालात को अच्छी तरह जांचा और अलॉटमेंटों का सिलसिला शुरू कर दिया। मस्का पॉलिश तो मुझे आता ही था, चिकनी चुपड़ी बातें की, एक दो आदमियों से याराना गांठा और एक छोटा सा मकान अलाट करा लिया। इससे काफी मुनाफा हुआ तो मैं मुख्तलिफ शहरों में फिरकर मकान और दुकानें अलाट कराने का धंधा करने लगा। अने काम कोई भी हो इंसान को मेहनत करना पड़ती है। मुझे भी चुनांचे अलॉटमेंटों के सिलसिले में काफी तगे दौ करना पड़ी। अने किसी की मस्का लगाया, किसी की मुट्ठी गरम की, किसी को खाने की दावत दी और किसी को नाच रंग किया। गर्ज के बेशुमार बखेड़े थे। दिन भर खाक छानता, बड़ी बड़ी कोठियों के फेरे करता और शहर का चप्पा चप्पा देखकर अच्छा सा मकान तलाश करता जिसकी अलाट करने से ज्यादा मुनाफा हो। इंसान की मेहनत कभी खाली नहीं जाती। चुनांचे एक बरस के अंदर अंदर मैंने लाखों रुपया पैदा कर लिया। अब खुदा का दिया हुआ सब कुछ था। रहने को बेहतरीन कोठी, बैंक में बेअंदाजा माल पानी। माफ कीजिए, मैं काठियावाड़ गुजरात का रोजमर्रा इस्तेमाल कर गया। कोई मजाक का नहीं, उर्दू जबान में बाहर के अल्फाज भी शामिल होने चाहिए। अल्लाह का दिया सब कुछ था। रहने को बेहतरीन कोठी, नौकर चाकर, पैकार्ड मोटर, बैंक में 2.5 लाख रुपया, कारखाने और दुकानें अलग, ये सब कुछ था। अरे मेरे दिल का चैन जाने कहां उड़ गया। यूं तो कोकेन का धंधा करते हुए भी दिल पर कभी कभी बोझ महसूस होता था, लेकिन अब तो जैसे दिल रहा ही नहीं था। या फिर यूं कहिए कि बोझ इतना आन पड़ा कि दिल उसके नीचे दब गया। पर यह बोझ किस बात का था? अने आदमी जहीन हूं, दिमाग में कोई सवाल पैदा हो जाता तो मैं उसका जवाब ढूंढ ही निकालता हूं ठंडे दिल से। हालांकि दिल का तो कुछ पता ही नहीं था। ठंडे दिल से मैंने गौर करना शुरू किया कि इस गड़बड़ घोटाले की वजह क्या है। औरत हो सकता है, हाँ औरत। मेरी अपनी तो कोई ना थी, जो थी वो काठियावाड़ गुजरात में अल्लाह को प्यारी हो गई थी। मगर दूसरों की तो थी। मसलन मिसाल के तौर पर वो अपना माली की भी तो थी। अपना अपना टेस्ट है। सच पूछिए तो औरत जवान होनी चाहिए, और ये जरूरी नहीं कि पढ़ी लिखी हो, डांस जानती हो। अपन को तो सारी जवान औरतें चलती हैं। काठियावाड़ गुजरात का मुहावरा है जिसका उर्दू में नेमो बदल कोई ना। अने आदमी जहीन हूं, कोई मसला सामने आ जाए तो उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। कारखाने चल रहे थे, दुकानें भी चल रही थी, रुपया अपने आप पैदा हो रहा था। मैंने अलग थलग होकर सोचना शुरू किया।
और बहुत देर के बाद नतीजे पर पहुंचा कि दिल की गड़बड़ सिर्फ इसलिए है कि मैंने कोई नेक काम नहीं किया। अरे काठियावाड़ गुजरात में तो 20 नेक काम किए थे। मिसाल के तौर पर जब मेरा दोस्त पांडुरंग मर गया तो मैंने उसकी रांड को अपने घर में डाल दिया और 2 बरस तक उसको धंधा करने से रोके रखा। वो विनायक, उसकी लकड़ी की टांग टूट गई तो उसे नहीं खरीद दी। तकरीबन 40 रुपए उस पर अट गए थे। और वो जमनाबाई साली, उसको तो पता ही नहीं था, बीमार हो गई, बुखार हो गया। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया, कुछ महीने बराबर इलाज करता रहा। अने पाकिस्तान आकर मैंने कोई नेक काम नहीं किया था और दिल की गड़बड़ की वजह यही थी, वरना और तो सब ठीक था। मैंने सोचा क्या करूं, खैरात देने का ख्याल आया। अने एक रोज शहर में घूमता देखा कि करीब करीब हर शख्स भिखारी है। हाँ? कोई भूखा है, कोई नंगा, किस किस का पेट भरूं, किस किस की अंग ढांकूं। सोचा एक लंगर खाना खोल दूं। एक लंगर खाने से क्या होता, और फिर अनाज कहां से लाता, ब्लैक मार्केट से खरीदने का ख्याल पैदा हुआ। तो यह सवाल भी साथ ही पैदा हुआ कि एक तरफ गुनाह करके दूसरी तरफ का सवाब, मतलब ही क्या। अने घंटों बैठ बैठ कर मैंने लोगों के दुख दर्द सुने। सच पूछिए तो हर शख्स दुखी था, वो भी जो दुकानों के थड़े पर सोते हैं और वो भी जो ऊंची ऊंची हवेलियों में रहते हैं। पैदल चलने वाले को ये दुख था कि उसके पास काम की जूती नहीं। मोटर में बैठने वाले का ये दुख था कि उसके पास कार का नया मॉडल नहीं। हर शख्स की शिकायत अपनी अपनी जगह दुरुस्त थी, हर शख्स की हाजत अपनी अपनी जगह माकूल थी। अने मैंने गालिब की एक गजल अल्लाह बख्श से सोलापुर की अमीनाबाई चितलेकर से सुनी थी। एक शेर याद आया, किस किस की हाजत रवा करे कोई, किस किस की हाजत रवा करे कोई। माफ कीजिएगा, ये उसका शायद दूसरा मिसरा है, हो सकता है पहला हो, छोड़िए। मैं किस किस की हाजत रवा करता जब 100 में से 100 ही हाजतमंद थे। मैंने फिर यह भी सोचा कि खैरात देना का कोई अच्छा काम नहीं। मुमकिन है आप मुझसे इत्तेफाक ना करें। अने मैंने मुहाजिरीन के कैंपों में जा जाकर जब हालात का अच्छी तरह से जायजा लिया तो मुझे मालूम हुआ कि खैरात ने बहुत से मुहाजिरीन को बिल्कुल ही निकम्मा बना दिया है। दिन भर हाथ पर हाथ धरे बैठे ताश खेल रहे हैं, जिगार हो रही है, गालियां बक रहे हैं और फुगट फुगट यानी मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। ऐसे लोग भला पाकिस्तान को मजबूत बनाने में क्या मदद दे सकते हैं? हाँ? चुनांचे मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि भीख देना हरगिज नेकी का काम नहीं। अने नेकी के काम के लिए और कौन सा रास्ता है? कैंपों में धड़ाधड़ आदमी मर रहे थे, कभी हैजा फूटता, कभी प्लेग। अस्पतालों में तिल धरने की कोई जगह ना थी। मुझे बहुत तरस आया, करीब था कि एक अस्पताल बना दूं, मगर सोचने पर इरादा तर्क कर दिया। अने पूरी स्कीम तैयार कर चुका था, इमारत के लिए टेंडर तलब कर दिया था, दाखिले की फीसों का रुपया जमा हो जाता, अपनी ही एक कंपनी खड़ी कर देता और टेंडर उसके नाम निकाल देता। ख्याल था 1 लाख रुपया इमारत पर सर्फ हो जाएगा। जाहिर है 70,000 मैं बिल्डिंग में खड़ी कर देता और 30,000 रुपए बचा लेता। अने हमारी ये स्कीम धरी की धरी रह गई।
जब मैंने सोचा कि अगर मरने वालों को बचा लिया गया तो ये जायद आबादी है, ये कैसे कम होगी। यानी गौर किया जाए तो ये सारा लफड़ा ही फालतू आबादी का है। लफड़ा का मतलब है झगड़ा, झगड़ा जिसमें फजीयत भी हो। गौर किया जाए तो ये सारा लफड़ा ही फालतू आबादी का है। अब लोग बढ़ते जाएं तो इसका ये मतलब नहीं कि जमीनें भी साथ साथ बढ़ती जाएं, आसमान भी फैलता जाए, बारिशें भी ज्यादा हो, अनाज भी ज्यादा उगेगा। इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अस्पताल बनाना हरगिज ठीक काम नहीं। फिर सोचा मस्जिद बना दूं। अलबक से सोलापुर की अमीनाबाई चितलेकर का गाया हुआ एक शेर याद आ गया। नाम मंजूर है तो फैज के असबाब बना। हो सुसरी मंजूर को मंजूर कहती थी और फैज को फैज कहती थी। नाम मंजूर है तो फैज के असबाब बना, पुल बना, चाह बना मस्जिद और तालाब बना। अरे किस कमबख्त को नामो नमूद की ख्वाहिश है। वो जो नाम उछालने के लिए पुल बनाते हैं, नेकी का क्या काम करते हैं? खाक। मैंने कहा नहीं, ये मस्जिद बनवाने का ख्याल बिल्कुल गलत है। बहुत सी अलग अलग मस्जिदों का होना भी कौम के हक में हरगिज मुफीद नहीं हो सकता, इसलिए कि आवाम बट जाते हैं। अने थक हार कर मैं हज की तैयारियां कर रहा था कि अल्लाह मियां ने मुझे खुद ही एक रास्ता बता दिया। शहर में एक जलसा हुआ। जब खत्म हुआ तो लोगों में बदनजमी फैल गई। इतनी भगदड़ मची कि 30 आदमी हलाक हो गए। इस हादसे की खबर दूसरी रोज अखबारों में छपी तो मालूम हुआ कि वो हलाक नहीं बल्कि शहीद हुए थे। मैंने सोचना शुरू कर दिया। सोचने के अलावा मैं कई मौलवियों से मिला। मालूम हुआ कि वो लोग जो अचानक हादसों का शिकार होते हैं, उन्हें शहादत का रुतबा मिलता है, यानी वो रुतबा जिससे बड़ा कोई और रुतबा नहीं। मैंने सोचा कि अगर लोग मरने के बजाय शहीद हों तो कितना अच्छा हो। वो जो आम मौत मरते हैं, जाहिर है कि उनकी मौत बिल्कुल अकारत जाती है। अगर वो शहीद हो जाते तो कोई बात बनती। मैंने इस बारीक बात पर और गौर करना शुरू किया। चारों तरफ जिधर देखो खस्ता हाल इंसान थे। चेहरे जर्द, फिक्र तरद्दुद, गम रोजगार के बोझ तले पिसे हुए, धंसी हुई आंखें, बेजान चाल, कपड़े तार तार, रेलगाड़ी के कंडम माल की तरह या तो किसी टूटे फूटे झोंपड़े में पड़े हैं या बाजारों में बेमालिक मवेशियों की तरह मुंह उठाए बेमतलब घूम रहे हैं। अने क्यों जी रहे हैं, अने किसके लिए जी रहे हैं और कैसे जी रहे हैं, इसका कुछ पता नहीं। कोई वबा फैली, हजारों मर गए और कुछ नहीं तो भूख और प्यास ही से घुल घुल मर गए। सर्दियों में अकड़ गए, गर्मियों में सूख गए। किसी की मौत पर किसी ने 2 आंसू बहा दिए। अक्सरियत की मौत खुश्क ही रही, खुश्क। यानी जिंदगी समझ में ना आई, ठीक है,
इससे हज ना उठाया, ये भी ठीक है। वो किसका शेर है, अल्लाह बख्शे सोलापुर की वो अमीनाबाई चितलेकर है ना, क्या दर्द भरी आवाज में गाया करती थी, मर कर भी चैन न आया, मर कर भी चैन न आया तो किधर जाएंगे, मर कर भी चैन न आया। अरे मेरा मतलब है, अगर मरने के बाद भी जिंदगी ना सुधरी तो लानत हो सुसरी पर। मैंने सोचा क्यों ना ये बेचारे, ये किस्मत के मारे दर्द के ठुकराए हुए इंसान जो इस दुनिया में हर अच्छी चीज के लिए तरसते हैं, इस दुनिया में ऐसा रुतबा हासिल करें कि वो जो इन्हें यहाँ उन पर नजर नहीं डालते, वहां उनको देखने के लिए तरसते रहें। एक सूरत थी कि वो आम मौत ना मरे बल्कि शहीद हों। यानी अब सवाल ये था कि ये लोग शहीद होने के लिए राजी होंगे। मैंने सोचा क्यों नहीं भाई, वो कौन सा मुसलमान है जिसमें जौ के शहादत नहीं। हाँ, मुसलमानों को देखा देखी ही तो हिंदुओं और सिखों में भी यही रुतबा पैदा कर दिया गया है। लेकिन मुझे सख्त नाउमीदी हुई जब मैंने एक मरियल से आदमी से पूछा, बड़े मियाँ क्या तुम शहीद होना चाहते हो? तो उसने जवाब दिया, नहीं। अरे समझ में ना आए कि वो शख्स जी कर क्या करेगा। है, मैंने उसे बहुत समझाया कि देखो बड़े मियाँ, ज्यादा से ज्यादा तुम 1.5 महीने और जियोगे। चलने की तुम में सकत नहीं, खांसते खांसते गौते में जाते हो तो ऐसा लगता है जैसे बस दम निकल गया है। फूटी कौड़ी तक तुम्हारे पास नहीं, जिंदगी भर तुमने सुख नहीं देखा, मुस्तकबिल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और फिर और जीकर क्या करोगे? फिर फौज में तुम भर्ती नहीं हो सकते हैं, इसलिए महाज पर अपने वतन की खातिर लड़ते लड़ते जान देने का ख्याल भी अबस है। इसलिए क्या ये बेहतर नहीं कि तुम कोशिश करके यहीं बाजार में या डेरे में जहां तुम रात को सोते हो अपनी शहादत का बंदोबस्त कर लो? उसने पूछा, ये कैसे हो सकता है? अरे मैंने जवाब दिया, बड़े मियाँ सामने केले का छिलका पड़ा है, फर्ज कर लिया जाए कि तुम इस पर फिसल जाओ, जाहिर है कि तुम मर जाओगे और शहादत का रुतबा पाओगे। पर यह बात उसकी समझ में ना आई। कहने लगा, मैं क्यों आंखों देखे केले के छिलके पर पाँव धरने लगा? क्या मुझे अपनी जान अजीज नहीं? अल्लाह अल्लाह, क्या जान थी, हड्डियों का ढांचा, झुर्रियों की बटरी। मुझे बहुत अफसोस हुआ, और उस वक्त और भी ज्यादा अफसोस हुआ जब मैंने सुना कि वो कमबख्त जो बड़ी आसानी से शहादत का रुतबा इख्तियार कर सकता था, खैराती अस्पताल में लोहे की चारपाई पर खांसता खंगारता मर गया। एक बुढ़िया थी, मुंह में दांत ना पेट में आंत, आखिरी सांस ले रही थी। मुझे बहुत तरस आया। सारी उम्र गरीब की मुफलिसी और रंजो गम में गुजरी थी। मैं उसे उठाकर रेल के पाटे पर ले गया। हाँ, जो ही उसने ट्रेन की आवाज सुनी, होश में आ गई और कूक भरी खिलौने की तरह उठकर भाग गई। मेरा दिल टूट गया। अरे फिर भी मैंने हिम्मत ना हारी। बनिए का बेटा अपनी धुन का पक्का होता है। नेकी का जो साफ और सीधा रास्ता मुझे नजर आया था, मैंने इसको अपनी आंख से ओझल ना होने दिया।
मुगलों के वक्त का एक बहुत बड़ा अहाता खाली पड़ा था। इसमें 151 छोटे छोटे कमरे थे। बहुत ही खस्ता हालत में मेरी तजर्बाकार आंखें, उनका अंदाजा ये था कि पहली ही बड़ी बारिश में सबकी सब छतें ढह जाएंगी। चुनांचे मैंने इस अहाते को 10,500 रुपए में खरीद लिया और इसमें 1,000 मफलूकुल हाल आदमी बसा दिए। 2 महीने का किराया वसूल किया 1 रुपया माहवार के हिसाब से। तीसरे महीने जैसा कि मेरा अंदाजा था, पहली ही बार इसमें सब कमरों की छतें नीचे आ रही और 700 आदमी, जिनमें बच्चे बूढ़े सभी शामिल थे, शहीद हो गए। वो जो मेरे दिल पर बोझ सा था किसी कदर हल्का हुआ। आबादी में से 700 आदमी कम हो गए, 700। उन्हें शहादत का रुतबा भी मिल गया। इधर का पलड़ा भारी ही रहा। जब से मैं यही काम कर रहा हूं, हर रोज हस्बे तौफीक 2-3 आदमियों को जामे शहादत पिला देता हूं। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं कि काम कोई भी हो, इंसान को मेहनत करना पड़ती है। मिसाल के तौर पर एक आदमी को, जिसकी वजूद छकड़े के 5वें पहिए की तरह बेमानी और बेकार था, जामे शहादत पिलाने के लिए मुझे पूरे 10 दिन जगह जगह केले के छिलके गिराने पड़े। अरे मौत की तरह जहां तक मैं समझता हूं, शहादत का भी एक दिन मुकर्रर है। 10वें रोज जाकर वो पत्थर पर फिसला और शहीद हुआ। आजकल मैं एक बहुत बड़ी इमारत बनवा रहा हूं। ठेका मेरी ही कंपनी के पास है, 2 लाख का है। इसमें से 75,000 मैं साफ अपनी जेब में डाल लूंगा। बीमा भी करा लिया है। मेरा अंदाजा है कि जब तीसरी मंजिल खड़ी की जाए तो सारी बिल्डिंग उड़ा उड़ा धड़ाम गिर पड़ेगी, क्योंकि मसाला ही मैंने ऐसा लगवाया है। उस वक्त 300 मजदूर काम पर लगे होंगे। खुदा के घर से मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि ये सब के सब शहीद हो जाएंगे। अगर कोई बच गया तो इसका मतलब होगा कि परले दर्जे का गुनहगार है, जिसकी शहादत अल्लाह तबारक तआला को मंजूर नहीं थी। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, हमारे पास 5 मिनट हैं। सवालात में से कोई सवाल हम ले लेंगे, मगर सिर्फ 5 मिनट है, प्लीज़। मेरी एक तजवीज़ है जनाब इंतज़ार हुसैन साहब, आपसे भी और फरियाल गौहर साहब से ये दरख्वास्त करूँगा कि ये आजकल ई बुक्स और ये ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डेड बुक्स का बड़ा रिवाज है। अगर आप अपने अफसाने भी फरियाल गौहर साहब को कहें कि वो इस तरह वो वीडियो ऑडियो बुक्स के ऊपर पेश करें और वो भी कन्वर्ट कर दिए जाएं मंटो वगैरह के, तो पढ़ने का क्या इल्लुत्फ दोबारा नहीं हो जाएगा। आपसे कहा है, फरमाइश ये की गई है कि क्या अच्छा ना हो कि आपके अफसाने फरियाल वीडियो ऑडियो के साथ रिकॉर्ड करे तो हमें वो सुनने को मिले।
ये बहुत अच्छा ख्याल है। जी नेक्स्ट। मेरा सिर्फ ये कमेंट है, लोगों ने बड़ी तालियां बजाई सादत हसन मंटो के अफसाने पर। मंटो साहब शायद जिस ज़माने में ये लिखते थे तो माशरे ने उन्हें कोई इज्जत नहीं दी और वो बेचारे बहुत बुरे हालों में मर गए। तो अल्लाह करे ये जितनी आवाम इधर बैठी है वो जाके मंटो के काम को पढ़ भी ले, असल में उन्होंने क्या लिखा था, पढ़े और फिर सोचे कि उन्होंने वो कहना क्या चाहते थे, क्योंकि हम सब उसमें मातूब हैं बड़े बहुत बुरी तरह से। ये सवाल तो नहीं, एक तरह से मिंटो को ट्रिब्यूट है कि वो जिन हालात में वफात पाई उन्होंने और जो कुछ वो लिख गए वो हमारे लिए किस हद तक रेलेवेंट है आज भी, एक तरह से ये कमेंट था। जी आप बताइए। आज के प्रेजेंटेशन के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, इट वाज पार एक्सीलेंस। एक बहुत अरसे से मुझे इंतज़ार साहब एक तजस्सुस था जो आज आपने दूर कर दिया। तजस्सुस ये था कि तख्लीक कार खुद उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। जब भी हमारी असेंबली में जो सब मिलके हमारा आइन तख्लीक करते हैं उसके लिए चौधरी साहब जो हैं वो उसको डिस्कस करते हैं और उसको उसकी तशरीह करते हैं। तो ये मेरा कमेंट था जो मेरी समझ में नहीं आता था, वो क्यों करते, तख्लीकार क्यों नहीं करते। तो अब पता लगा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट को वो करना चाहिए। पार एक्सीलेंस, थैंक यू। नेक्स्ट। वो पीछे अस्सलाम वालेकुम, फ़िज़ा रिज़वी नाम है मेरा। मैं इंतज़ार साहब ये बात कह रहे थे कि एक तख्लीक कार अपनी तख्लीक की तशरीह नहीं कर सकता। मेरा सवाल है कि क्या कोई दूसरा शख्स भी तशरीह कर सकता है? बिकॉज़ तशरीह हमारे यहाँ एक समझा जाता है कि एक बड़ा तख्लीकी अमल है और बच्चों को इनकरेज किया जाता है कि वो तशरीह करें। और मुझे चौंके में शेर पढ़ती हूँ, मुझे हमेशा तकलीफ़ होती है किसी शेर की तशरीह करते हुए। मुझे लगता है कि अगर वो बात नसर में बयान हो सकती तो फिर उसे शेर में कहने की ज़रूरत नहीं। जी इसका जवाब इंतज़ार साहब ने दिया है पहले ही कि तख्लीकार से ये तकाजा मुनासिब नहीं। तशरीह करने वाले तो होते हैं, नक्काद है और लोग हैं जो उसको इंटरप्रेट करते हैं और वो करते रहते हैं। ये बात उन्होंने कही थी। बस आखिरी सवाल लेंगे क्योंकि जी बस आखिरी सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अंदील अली है, मेरा ताल्लुक़ अलिफ ऐलान से है। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन करना था। जो अभी अफसाना जो मैम ने सुनाया उसमें जो मसला उस शख्स के साथ जो दरपेश था कि उसने इंसानों को, अब क्या कह सकते हैं, वो तो अपने तौर पे जन्नत में भेज रहा था लेकिन कर तो वो कत्ल रहा था। इस असल एक्टिविटी को सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में क्या कहते हैं? क्योंकि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे लोगों को एक साथ जो है जन्नत भेज रहे होते हैं। तो इस हरकत को क्या कहते हैं ताकि लोग उसको पहचान सकें और उसके हिसाब से फिर उस मसले की जो है बीख कनी भी की जा सके। शुक्रिया। जी जी एक लफ्ज़ आता है जहन में, वो पागलपन है। क्योंकि ये तो आपको एहसास होगा कि जो हमारे यहाँ इस वक्त एक अमल हमारे सामने है कि जो ख़ुदकुश हमलावर है वो जन्नती है, लेकिन जो उसके टारगेट्स हैं, जो उसके विक्टिम्स हैं, वो इसीलिए तो वो जन्नत नहीं जाएंगे क्योंकि उनको तो ख़त्म करना है सफाई हस्ती से। तो ये जो फ़ैसला किया गया है कि जन्नती कौन है और कौन नहीं है, उसी पर ये कमेंट है। लेकिन कमेंट लिखा गया था पार्टीशन के 1 साल के बाद। तो मैं समझती हूँ कि जो चीज़ हमारे सामने अनफोल्ड हो रही है, जिसमें 60,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं, वो उसकी जड़ें शायद पार्टीशन में ही थीं, उस अमल में ही थीं। तो इसीलिए मैंने इस अफसाने का इंतखाब किया क्योंकि ये 60-68 साल, तकरीबन 70 साल होने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें अब अनफोल्ड हो रही हैं जो मंटो साहब ने उस वक्त देखी और लिखी। शुक्रिया। अच्छा इंतज़ार साहब, आप अगर कुछ कहना चाहें तो 1-2 मिनट हैं अगर आप कहना चाहें। नहीं, मैं तो इनके हुनर की दाद देता रहा क्योंकि वो कहानी पहली जो थी वो मुख्तसर थी, इसमें इन्हें स्पेस ज़्यादा मिली। तो इसमें इन्होंने हुनर जो है ज़्यादा कामयाबी के साथ वो सामने आया है। जिस तरीके से लहजा बदले हैं और ये स्पेस ज़्यादा थी।
तो फिर ये कि ये अफसाना जो है ब्लैक ह्यूमर की मिसाल है, तो उसमें ज़्यादा गुंजाइश थी हुनर दिखाने की, तो बड़े कमाल के साथ ये इन्होंने दूसरा अफसाना जो है पेश किया है। बहुत शुक्रिया इंतज़ार साहब। मैं फरियाल अली गौहर का मशकूर हूँ, इंतज़ार हुसैन का मशकूर हूँ, आप सबका। इसके साथ ही आज का ये सेशन यहीं क्लोज़ होता है। थैंक यू।